हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री चैनल IAP 606 यानी इतिहास अध्ययन की पाठशाला पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में हम जानते हैं कि मौर्य राजाओं ने किस प्रकार से अपने अखंड भारत के सपने को साकार किया और एक छत्र रूप से भारत के लगभग पूर्ण भाग पर कई सालों तक राज्य किया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे प्रतापी राजाओं ने अपने दम पर मौर्य वंश को भारत पर एक शक्तिशाली नींव रखने का आधार बनाया। इसमें मौर्य वंश के प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चंद्रगुप्त के समय चाणक्य ने प्रशासन मजबूत बनाने के कदम कई उठाए और उसके बाद अशोक ने भी इस प्रशासन में कई बड़े बदलाव कर एक शक्तिशाली प्रशासन तंत्र की स्थापना की। तो आज वीडियो में हम इसी प्रशासन के पहले भाग को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में आने वाले जो भी प्रश्न हैं वह सही हो सके। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी और ट्रिक शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख था। इंडिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चारों तरफ से अंगरक्षिकाएं घेरे रहती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा की परिषद, मंत्री परिषद जिसे कहते हैं, उसका उल्लेख है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों में से उपधा परीक्षण के बाद होता था। यह प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम्स में कई बार। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में मंत्रिणा का भी उल्लेख है। इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्री थे। मंत्रिणा में संभवतः प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज सम्मिलित थे। इन्हें 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। यह आत्यायिक यानी तुरंत कार्यों पर राजा को सलाह देती थी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपको ये जो मंत्री परिषद है उसके बारे में जब हम आगे बताएंगे तो इन सभी चीज़ों का हमारे अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। जैसे उन्हें कितने पर्ण वेतन मिलता था और मंत्री के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है, मंत्रिणा। तो इन सब चीज़ों का जो जिक्र है वो आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। और अगर बात करें अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का भी उल्लेख मिलता है। इन 18 तीर्थों में ही आज हम इन 18 तीर्थों का जो ट्रिक देखेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। वो आगे बढ़ते हुए 18 जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से वे हमारे जहन में बैठ जाएं, ताकि हम कभी भी अगर उन्हें कभी भी एग्ज़ाम में देखते हैं, सुनते हैं तो वो हमें याद रहें। इसमें सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री और पुरोहित। प्रधानमंत्री और पुरोहित, तो पुरोहित के लिए अगर हम याद रख सकते हैं और प्रधानमंत्री भी हम देखें तो चाणक्य एक ऐसा प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त का जिसे पुरोहित का भी स्थान मिला था। अगर हम ट्रिक की बात करें तो पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों ही विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था और उसके बाद खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। अभी हम ट्रिक इसको आगे देखते हैं। तो पुरोहित जो था वो कौन था? प्रधानमंत्री भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य था और बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है। कई बार लोग विष्णुगुप्त को यहाँ पर चाणक्य मानते हैं और चाणक्य होना भी चाहिए था, लेकिन कुछ जो पुस्तकें हैं या जो कुछ इतिहासकार कहते हैं वो कहते हैं कि विष्णुगुप्त अलग था जो कि बिंदुसार के समय में था। इस वजह से यहाँ पर विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है और चाणक्य का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद खल्लाटक को प्रधानमंत्री बिंदुसार ने बनाया और अशोक के समय में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? राधागुप्त था।
तो जो प्रधानमंत्री था वही पुरोहित का कार्य करता था, और पहले ये कार्य कौटिल्य ने किया यानी चाणक्य ने, और उसके बाद विष्णुगुप्त, ये भी जहाँ तक चाणक्य का ही नाम मिलता है, और फिर खल्लाटक, और उसके बाद राधागुप्त। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब हम इनको एक दृष्टि में समझ लेते हैं कि कौन कौन से लोग थे और उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो समाहर्ता जो था वो कौन था? यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता कौन था? यह राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति कौन था? यह युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज कौन था? यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा कौन था? यह फौजदारी, कंटक शोधन या न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक कौन था? यह सेना का संचालक अर्थात सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक कौन था? यह देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक, यह दीवानी धर्मस्थी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन था? यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल कौन था? यह सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था। अंतपाल कौन था? यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था। दौवारिक जो कि राजमहल की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। अंतर्वर्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी था। और आटविक यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। ये तो थे हमारे एक दृष्टि में कि कौन कौन से जो मंत्री पद थे वो क्या थे, उसे हमने अभी समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसके ट्रिक की। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखा जाए तो प्रधानमंत्री और पुरोहित जो थे वे क्या थे? जो चाणक्य था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाणक्य ही इसमें प्रधानमंत्री और पुरोहित था। तो एक तरह से ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसे याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं कि चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री होते हुए भी लोगों के हित की बात करता था, या कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री था वो लोगों के हित की बात भी करता था। इसी आधार पर जो प्रधानमंत्री है वो ही पुरोहित है। तो हम इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री लोगों के पुरोहित, मतलब पुरोहित का अगर हम यहाँ पे अर्थ निकालें तो लोगों के हित की बात करता था, उस आधार पर ये पुरोहित भी था। नेक्स्ट बात कर लें समाहर्ता। तो समाहर्ता को याद करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि आप इसके हर्ता शब्द को देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? हर्ता का मतलब अगर हम देखें तो हरण करना। तो समाहर्ता में अंतिम शब्द हरण से संबंधित है, और हरण दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, यानी दो प्रकार से। प्रत्यक्ष में अगर हम किसी का हरण करते हैं तो उसे सामने से जाके उठा लेते हैं, और एक दूसरा होता है अप्रत्यक्ष जिसपे हम कपड़ा डालते हैं और तब उठा लाते हैं। यहाँ पर हमें उठाना नहीं है, हमें बस ये समझना है कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार से यूज हो रहा है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक कर के रूप में यहाँ पर लिया जाता है। कैसा कर? जो कि राजस्व द्वारा एकत्रित किया जाता है, और राजस्व एकत्रित करने का कार्य राजा एक अधिकारी को सौंपेगा जो कि प्रधान होगा। इस प्रकार राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। ठीक है, समाहर्ता जिसमें समस्त जो कर है या जहाँ से भी जो भी, चाहे वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड हो या केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोई भी कर चाहे यहाँ वहाँ से कहीं भी आए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उन वो सभी कहाँ आते थे? राजा के पास आते थे। अब हम यहाँ पर एक नोट पढ़ लेते हैं कि राजस्व कर क्या था। तो राजस्व विभाग सचिव राजस्व के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जैसे कि आपसे जब भी पैसा लिया जाता है किसी वस्तु पर तो उसमें लिखा होता है ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो वो तो आपका पता चल जाता है। और कुछ ऐसे भी कर होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है और वो आपसे ले लिया जाता है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार से जो समाहर्ता था वो राजस्व को एकत्रित करने के लिए किया जाता था, और यह है आपकी जो ट्रिक है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को समझने के लिए बहुत ही आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं सन्निधाता।
ट्रिक है, सन्निधाता में दो शब्द बन सकते हैं, एक सन्निकट अर्थात हमारे पास बैठने वाला या राजा के पास बैठने वाला, सन्निकट का जो अर्थ होता है पास में, और दूसरा धाता अर्थात धारण करने वाला। तो इस प्रकार राजा के समक्ष जो भी व्यक्ति रहकर राजा को मिली भेंट वस्तु धन आदि को धारण करे। आप जानते हैं कि जब राजा को कोई भेंट या वस्तु मिलती थी तो वह अपने बगल में बैठे कोषाध्यक्ष से कहता था कि इसे कोष में जमा करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? इसे कोष में जमा करा दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी निभाने वाला ही राजकीय कोष का अध्यक्ष अर्थात कोषाध्यक्ष कहलाता था। तो ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सन्निधाता का जो आप अगर इसके टुकड़े कर लेंगे, सन्निकट और धाता धारण करने वाला, और इसकी कहानी को समझ लीजिएगा। बाद में हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक में, मतलब हम फटाफट पूछेंगे और आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेनापति की। तो सेनापति क्या था? यह युद्ध विभाग का मंत्री था जो सेना का संचालन करता था। अभी आपको सेना से संबंधित एक और, जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरुआत में, नायक मिलता है, वो भी सेना का संचालन करता है, लेकिन वो सेना का संचालन नहीं, सेना का नेतृत्व करता है। संचालन और नेतृत्व में बहुत बड़ा अंतर है। तो सेनापति है वो संचालन करता है, किसका? युद्ध विभाग का मंत्री था जो सेना का संचालन करता था। और सेना किस लिए होती थी? सुरक्षा करने हेतु, और सुरक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, इसलिए यह मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। भाई जब सेना का जो संचालन करेगा वो सेना को बताएगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे करनी है। लेकिन जब बात आएगी युद्ध में नेतृत्व करने की बात आएगी तो वो कौन करेगा? नायक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो युद्ध विभाग का जो मंत्री था वो सेना का संचालन करता था। युद्ध विभाग का मंत्री जो कि सेना का संचालन करता था उसे ही हम क्या कहते थे? सेनापति। नेक्स्ट बात कर लेते हैं युवराज। युवराज वैसे तो बहुत से लोगों को याद ही होगा कि राजा का जो पुत्र था उसे ही युवराज कहते थे। फिर भी जो लोग इसमें भी गलती करते हैं उनके लिए भी ये ट्रिक है कि युवराज अर्थात राजा के बाद जो कि उसका पुत्र था, और युवराज को एक तरह से ऐसे भी जोड़ सकते हैं, युव को यदि युग से जोड़ें तो राजा के बाद उसके वंश का युग शुरू होता है अर्थात युवराज का समय। तो एक छोटी सी ट्रिक थी। बात करें प्रदेष्टा की तो ट्रिक है इसकी, प्रदेष्टा अर्थात प्रदान करने की चेष्टा या कोशिश। इस प्रकार वाक्य में यह कहा जा सकता है कि मुझे न्याय प्रदान करने की चेष्टा करें, और वह न्यायाधीश ही कर सकता है। जी हाँ, जब आप जाते हैं न्यायालय में तो आप कहते हैं कि मुझे न्याय प्रदान करने की कोशिश करें, जो कि अगर देखा जाए बहुत से लोग निर्दोष होते हैं, उनके पास वकील नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि अपनी बात अपनी रखते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझे न्याय प्रदान करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे चेष्टा या कोशिश एक ही बात है। तो प्रतिष्ठा को हमेशा याद रखिएगा, प्रदान करने की चेष्टा यानी कोशिश। और इसमें एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी आपने शुरुआत में देखा होगा फौजदारी और कंटक शोधन। कंटक शोधन जो कि ब्रैकेट में था, तो हमें उसे इसलिए भी ऐसे याद करते हैं क्योंकि अभी न्याय से संबंधित एक और वाक्य आएगा, उसके लिए हमें इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कांटे के समान कोई केस आता है, मतलब कोई ऐसा केस है जो बहुत ही उलझा हुआ है, और जो न्यायाधीश है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप इस पर शोध करिए, मतलब आप इस पर और रिसर्च करिए, क्या सच है और गुनाह किसने किया है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करिए, और इसके लिए आप पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं। फौज, जैसा कि मैंने कहा था ना, फौजदारी, तो अर्थात पुलिस की सहायता ले लीजिए। इस प्रकार से फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश कौन कहलाता था? प्रदेष्टा कहलाता था। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नायक। तो नायक जो था वो कौन था? नायक सेना में सकारात्मकता का नेतृत्व करता है, जैसे बाहुबली फिल्म में नायक बाहुबली होता है, और इस प्रकार सेना का नेतृत्व करने वाला नायक कहलाता है। अभी इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो सेनापति पढ़ा था, और सेनापति कौन था? जो कि संचालन करता था। लेकिन यहाँ पर जो नायक है वो क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो नायक है वो नेतृत्व कर रहा है, सेनापति जो है वो संचालन कर रहा है। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि जो बाहुबली अगर आपने फिल्म देखी होगी तो वो क्या करता है? नायक का रोल निभाता है, नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है कर्मांतिक। ट्रिक है, कर्मांतिक से तात्पर्य कर्म करने के लिए उद्योग और धंधे की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आपको उद्योग धंधे की आवश्यकता होगी ताकि आप आगे जीवन में बढ़ सकें, और समय से पहले इस जो आपके उद्योग धंधे हैं वो नष्ट ना हो जाएं,
या ख़त्म ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप उनमें बार बार चेंजेस करेंगे, यानी उनका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो निरीक्षण भी आवश्यक है ताकि आपके उद्योग धंधे चलते रहें। इसलिए एक प्रधान निरीक्षक की नियुक्ति कर दी जाती थी। तो कर्मांतिक का जो हम यहाँ पर तात्पर्य निकाल सकते हैं, एक प्रधान निरीक्षक की नियुक्ति कर दी जाती थी। राजा क्या करता था, एक प्रधान निरीक्षक की नियुक्ति कर देता था जो कि उद्योग धंधे से संबंधित थे। नेक्स्ट है व्यवहारिक। व्यवहारिक का जो हम यहाँ पे तात्पर्य निकालेंगे, क्योंकि दीवानी जो हो धर्मस्थैर्य जिसे कहते हैं, वो न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। समझने हेतु हम कह सकते हैं कि धर्म के लोग अपने धर्म के दीवाने होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म जो है वो हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, उसके प्रक्रिया, और जो मुस्लिम के धर्म है वो मुस्लिम को बहुत मानते हैं। यानी कोई भी एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता है अपने धर्म के बारे में। तो क्या होते हैं, वे दीवाने होते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, अगर उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो ये मामला कहा जाता है न्यायालय में। और न्यायालय में जाने के कारण न्यायालय उन पर विचार करता है, उनके व्यवहारिकता का उन्हें ज्ञान होता है कि ये किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं, या दोनों धर्म जो कि हिंदू मुस्लिम है उनमें अगर कुछ खटपट हुई है तो उनकी व्यवहारिकता जानते हैं कि वे किस बात पर एक दूसरे को लेकर भिड़ रहे हैं। तो उस व्यवहारिकता का ज्ञान किसे होता है, न्यायाधीश को, यानी न्यायालय को। तो हम यहाँ पर इसे याद रख सकते हैं कि न्यायालय में किस चीज़ का ज्ञान किया जाता है, व्यवहारिकता का। अभी इससे पहले जो जैसे मैंने बताया था न्यायाधीश का एक और पार्ट आएगा, तो यही है वो पार्ट कि जो वो कंटक शोधन था। और ये कौन सा है, ये दीवानी का मामला है। दीवानी यानी धर्मस्थैर्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था कौन, व्यवहारिक। मंत्री परिषदाध्यक्ष का जो अगर हम संधि विच्छेद कर लें तो ये बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। यह मंत्री परिषद का क्या था, अध्यक्ष था। तो यह आसान सी एक ट्रिक है जो कि मंत्री परिषदाध्यक्ष को याद करने के लिए इसका संधि विच्छेद कर लिए तो ये बेहतरीन तरह से याद हो जाएगी। दंडपाल की बात करें तो दंडपाल में पाल शब्द का अर्थ पालना अर्थात रक्षा करना, और रक्षा करने का कार्य किसका होता था, सेना का। अब सेना को दंड देना हो तो उसके पास अस्त्र शस्त्र होना आवश्यक है, साथ ही सेना में ऊर्जा रहे, इसलिए खाद्य सामग्री भी आवश्यक है। और इस प्रकार सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रधान अधिकारी दंडपाल कहलाता था। अगर बात समझें इसको, तो पाल को अगर हम कहीं भी उपयोग करते हैं तो पाल का मतलब होगा रक्षा करना, यानी पालन पोषण करना। चाहे वो दंडपाल हो, चाहे वो अंतपाल हो या दुर्गपाल हो, तो हम पाल को रक्षा करने से जोड़ लेते हैं। और दंडपाल की बात करें तो दंड कौन देता है, वैसे तो अगर देखा जाए तो राजा को दंड देने का अधिकार होता है, लेकिन अगर शत्रु को दंड देना हो तो कौन देती है, राजा के साथ सेना देती है। तो हम यहाँ पर सेना की बात कर रहे हैं, दंडपाल। और चूंकि दंड की बात आ रही तो ज़्यादातर जो शत्रु के साथ सबसे ज़्यादा सामना होता है वो किसका होता है, सेना का। तो सेना जो होगी वह कि शत्रुओं को कब दंड देगी, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र होगा, खाद्य सामग्री होगी ताकि वे खाएं पिएं और ऊर्जा से लबालब रहें। और सामग्री जुटाने वाला जो ये अधिकारी होता था कौन होता था, दंडपाल कहलाता था। तो सामग्री किसके पास लेना आवश्यक था, सेना का। तो सेना के लिए जो सामग्री जुटाता था उसे क्या कहते थे, दंडपाल। नेक्स्ट है हमारा अंतपाल। तो ट्रिक है इसकी, एक माता पिता के प्रेम का कोई अंत नहीं होता, अर्थात कोई सीमा नहीं होती। और सीमा से हम क्या याद रखेंगे, सीमावर्ती दुर्ग। और पालने से, जैसा कि मैंने बताया था, रक्षा करना। तो सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा करने वाला क्या कहलाता था, अंतपाल। नेक्स्ट है हमारा दुर्गपाल। दुर्गा की मूर्ति घर के भीतर रखकर भक्तगण कहते हैं माता रक्षा करो मेरे घर की। ये तो बस एक वाक्य है, मेन मुद्दा जो है वो है दुर्गा की मूर्ति घर के भीतर। ठीक है, दुर्गा की मूर्ति घर के भीतर। इस प्रकार दुर्गा से हम दुर्ग, और रक्षा करने से पालन पोषण, जैसे मैंने बताया था रक्षा करना, पाल से रक्षा करना। तो दुर्गा की मूर्ति जो थी वो घर के भीतर थी। तो दुर्ग के भीतर यानी जो ये अधिकारी होता था वो दुर्ग के भीतर की रक्षा करता था, कौन, दुर्गपाल। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि जो दुर्ग के भीतर रक्षा करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे दुर्गपाल कहते थे। बात है नागरिक की। तो नागरिक से नगर शब्द निकलता है, और नगर का एक प्रमुख अधिकारी होता था जो नगर के विकास हेतु कार्य करता था। जैसे आजकल के समय में मेयर। तो मेयर क्या करता है, वो नगर के विकास हेतु जो भी कार्य है करता है। मौर्य काल में इसे नगर का प्रमुख अधिकारी कहते थे। प्रशासता की
बात करें तो प्रशासता का संधि विच्छेद अगर करें तो एक होता है जो शुरुआत का निकल रहा है शब्द वो है प्रशासनिक, और दूसरा है स्ता, यानी अगर हम इसे जोड़ें बस्ता, बस्ता बस्ते में हम क्या रखते हैं, कापी किताबें रखते हैं और जो भी अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन्हें रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो दस्तावेज को जो सुरक्षित, यानी कौन से दस्तावेज, जो प्रशासनिक दस्तावेज हैं उन्हें सुरक्षित या लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी कौन कहलाता था, प्रशासता। नेक्स्ट है दौवारिक। दौवारिक का जो हम अगर जोड़ें तो शब्द को, तो दो बारीक मतलब तोड़ें अगर, दो बारीक नेत्र क्या कर रहे हैं, दो बारीक नेत्र क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं किसकी, राजमहल की। तो इस प्रकार से राजमहल की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था, प्रधान अधिकारी, वो क्या कहलाता था, दौवारिक। फिर नेक्स्ट है अंतर्वर्षिक। अंतर्वर्षिक के प्रथम और अंतिम शब्द को निकालेंगे इसमें, तो अंत शब्द का उपयोग होता है शरीर से, यानी अगर देखें तो अंत को, किसका अंत जो होता है, होता है शरीर का अंत होता है। शरीर को अगर हम शरीर को जोड़ें तो अंग कहते हैं, शरीर में जितने भी होते हैं सब अंग होते हैं और उस अंग का भी अंत होता है। और अगर अंतिम अक्षर को तोड़ रहे हैं, जैसे शिक है, शिक क्या होता है, शिकार, शिकारी से जो रक्षा करने वाला, ठीक है, शिकारी से जो रक्षा करने वाला, हम उसे क्या कहेंगे, अंगरक्षक। यानी कोई अगर आपके राजा को मारना चाहता है तो आप क्या नियुक्त करेंगे, अंगरक्षक। तो अंतर्वर्षिक अंत किसका होता है, शरीर का, और शिकारी यानी कोई शत्रु है तो उससे हमें उसकी रक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे, अंगरक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो जो ये था अधिकारी अंगरक्षक, जो सेना का प्रधान अधिकारी था, नियुक्त किया जाता था, उसे ही अंतर्वर्षिक कहा जाता था। तो अंत को हम जोड़ लेंगे अंक से, और वर्षिक यानी शिक का जो अगर हम जोड़ें तो क्या, शिकार। तो अंगरक्षक ये कहलाता था, शत्रु से शिकार, जो शत्रु जो शिकार करता था उससे रक्षा करने वाला, और अंत हो गया अंग, तो ये हुआ अंगरक्षक। नेक्स्ट है आर्टविक। तो इस शब्द में हम देखें तो आर्ट को अगर पढ़ें आल्ट, तो आल्ट हो गया शुरुआत का अक्षर आर्ट, और विक को अगर हम देखें तो विक हो गया विकास। अब आल्ट का विकास सर्वप्रथम किससे हुआ, पेंसिल से, क्योंकि भाई अगर हम कोई भी चित्र बनाएंगे तो उसके लिए हमें पेंसिल की आवश्यकता होगी, बाद में रंगों की आवश्यकता होगी, तो पेंसिल से ही कई बार लोग रंग भी भर लेते हैं। तो पेंसिल बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पेंसिल कहाँ से प्राप्त होती है, वो है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, और कहाँ से प्राप्त होगा, वन से। तो वन विभाग के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था सम्राट द्वारा, उसे क्या कहा जाता था, आर्टविक कहा जाता था। भाई जब कला विकसित हो सके तो वन क्या होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। जब कला विकसित होने के लिए क्या जरूरी है भाई, वन हरा भरा होगा, वन से लकड़ियाँ मिलेंगी, लकड़ियों से पेंसिल बनेंगी, तख्तियाँ बनेंगी बहुत सारी। तो उसके लिए जो वन है उसके लिए अधिकारी जो नियुक्त किया जाता था उसे क्या कहते थे, आर्टविक। तो दोस्तों अब हम इसको एक फटाफट लैंग्वेज में भी याद करेंगे। तो हमारा जो पहला है वो है प्रधानमंत्री या पुरोहित। तो जैसे कि मैंने बताया था, चाणक्य जो था वो कौन था, प्रधानमंत्री भी था, पुरोहित भी था, दूसरों के हित की बात करता था। समाहर्ता, हरण, याद होगा शब्द, हरण कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या चीज, राजस्व। सन्निधाता, निकट और धारण करने वाला, राजा के पास में बैठकर जो धारण करता था, कोषाध्यक्ष। सेनापति, युद्ध का मंत्री, जैसे कि मैंने बताया था, संचालन करता था। युवराज की बात करें तो राजा के बाद जो युग की शुरुआत होती है, दूसरे युग की शुरुआत जो युवराज से होती है वो युवराज का समय था। प्रदेष्टा, जैसे मैंने बताया था, प्रदान करने की चेष्टा यानी कोशिश। और ये कौन करेगा, न्यायाधीश। कौन सा न्यायाधीश, वही कंटक शोधन वाला, फौजदारी, जैसे कांटे वाला जो केस आता है और फिर कहते हैं न्यायालय कि न्यायाधीश की आप फौज को ले सकते हैं इसमें शोध करने के लिए, तो वो कौन कहलाता था, प्रदेष्टा। नायक, बाहुबली, याद हो गया होगा आपको यहाँ तक कि नायक कौन था, बाहुबली था, जो कि सेना का नेतृत्व करता था सकारात्मक रूप से। वैसे तो सकारात्मक मैंने यहाँ पर जोड़ा था, लेकिन नायक की बात है तो नायक, खलनायक अलग है, दुष्ट होते हैं लोग। नायक की बात है तो वो सकारात्मक छवि वाले होते हैं। कर्मांतिक की बात करें तो कर्मांतिक होता था उद्योग धंधे से संबंधित, जैसा कि उद्योग धंधे थे उनका निरीक्षण बहुत आवश्यक था तो उसे कर्मांतिक कहते थे। व्यवहारिक की बात करें तो व्यवहारिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यायाधीश, एक ये दूसरा न्यायाधीश था, कौन सा, धर्मस्थलीय वाला, धर्मस्थीय वाला, यानी धर्म के लोग जो दीवाने होते हैं वे अपनी समस्या का जब उनमें विकार उत्पन्न हो जाता तो वो न्यायाधीश के पास जाते हैं
और वो उनके व्यावहारिकता का जो है परख करता है। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष इसको तोड़ लेंगे, इसी में दोनों भाग बन जाएगा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट है दंडपाल। तो दंडपाल जो है वो कौन था, जैसे मैंने बताया था पालन का जो भी पाल जो होता है वो क्या होता है, रक्षा करने वाला। और दंड कौन देगा, सेना। सेना दंड देगी, तो सेना को क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और सेना की सामग्री के जुटाने के लिए ये अधिकारी नियुक्त किया जाता था। अंतपाल, अंत यानी माता पिता के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा करने वाला। दुर्गपाल, दुर्गा माता भीतर के घर की रक्षा करती हैं, तो भीतरी दुर्ग की रक्षा करने वाला दुर्गपाल। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी मेयर, तो वो कौन कहलाता था, नागरक। प्रशासता, प्रशासनिक और बस्ता यानी जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो कौन, प्रशासनिक जो दस्तावेज हैं वो सुरक्षित रखने का काम कौन करता था, प्रशासता। दौवारिक की बात करें, दो बारीक आंखें क्या करती हैं, देखभाल करती हैं इसके राजमहल की। अंतर्वर्षिक यानी शरीर, अंग, और अंग का जो शिकार कोई करता है शत्रु यानी अंगरक्षक, हमें शत्रु से रक्षा करनी है तो अंगरक्षक। आटविक, आल्ट का विकास यानी लकड़ी, और लकड़ी यानी वन विभाग, और वन विभाग का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था, आटविक। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी यदि चैनल पर नए हैं और अगर पुराने भी हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बताई जा सके। तो वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।